पिछले एपिसोड में हमने देखा था यही और तियान जब अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं तब तियान वहाँ पे यही से कहता है कि मुझे लगता है इस वक्त सिटी की हालत कुछ ठीक नहीं है, ये अब उतनी सेफ नहीं है जितनी ये पहले हुआ करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से किसी दूसरी जगह मूव करने के लिए बोल रहा होता है। यही जब तियान को ये सब बातें करते हुए देखती है तो वो वहाँ पे उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन अभी उस वक्त इसके एम्पायर की जो हालत है उसकी वजह से वो जा नहीं सकती है, क्योंकि यही ने बहुत टाइम बाद अपनी एम्प्रेस की पोजीशन को संभाला होता है और अब वो वापस से सिटी को पहले जैसा करना चाह रही होती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहकर एक अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन अगर वो तियान के साथ यहाँ से चली जाती है तो उसकी वजह से सिटी की हालत जो इस वक्त खराब है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो रॉयल फैमिलीज है वो तुरंत ही वहाँ पे इस सिटी पर और बाकी एम्पायर की जगहों पर अटैक कर देंगे और वो सब इस पूरी एम्पायर को हथियाने के लिए आगे आ जाएंगे और उन सबके बीच में जो लड़ाई होगी उसकी वजह से ये पूरी एम्पायर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यही वहाँ पे तियान के सामने नाटक करना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ पे इस तरह की सिटी में रहने की आदत हो गई है, मुझे नहीं लगता कहीं और जाने के बाद मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोने का नाटक कर रही होती है और तियान को वहाँ से ना जाने के लिए मना रही होती है। यही को इस तरह रोते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसको शांत कराने लग जाता है, उसको चुप करा रहा होता है, उसको बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम इतनी जल्दी वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हम इस तरह की नॉर्मल लाइफ जो हम यहाँ जीते हैं वो हम वहाँ पे नहीं जी पाएंगे। फिर तियान वहाँ पे अपना मन बना लेता है, सोच रहा होता है ये सब उन अटैकर्स की वजह से हुआ है, अगर वो आज सिटी के ऊपर अटैक नहीं करते तो आज मुझे कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचना होता। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे मन में प्लानिंग कर लेता है कि कल वो स्टोर जाने के बहाने आज जो अटैक हुआ था उसके पीछे के मास्टरमाइंड से मिलने जाएगा और उससे समझाएगा कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करें, और अगर वो उसके समझाने से नहीं माना तो वो उसे उसी वक्त मार देगा। वहाँ पर तियान ही नहीं यही भी इसी तरह सोच रही होती है और वो मन में ही बोल रही होती है, आज जो अटैक हुआ था इसकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा वरीड हैं, इसलिए वो मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ से दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ से दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द उन सभी अटैकर्स को ढूंढना होगा ताकि मेरे हस्बैंड दोबारा मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान ना हो। और ऐसा सोचते हुए दोनों ही वहाँ पे जो अटैक हुआ होता है उसके पीछे जो कोई भी है उसको पकड़ने का फैसला कर लेते हैं। फिर हमें वहाँ पे नाइट का सीन दिखाते हैं, हम देखते हैं तो यही वहाँ पे अपनी नाइट ड्रेस पहनकर तैयार होती है और वो वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, वाइफ तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लुइट फेस बना लेता है। फिर वो यही से बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी मसल्स को रब कर देता हूँ ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को अपने पास आने के लिए बुला रहा होता है। फिर यही वहाँ पे तियान के बगल में आके बैठ जाती है, उसको बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें मसल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कंधों को थोड़ा आराम से रब करना। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की बातों से एग्री करते हुए उसे खुद की मसाज करने के लिए कह रही होती है। यही की बातों सुनकर तियान फिर वहाँ पे तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं इन सब चीज़ों में वैसे भी बहुत अच्छा हूँ तो तुम्हें इस बारे में कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के कंधों को दबाने लग जाता है। जब तियान वहाँ पे यही के कंधों की मसल्स को लूज कर रहा होता है तब वहाँ पे यही को अच्छा लग रहा होता है और वो तियान से बोल रही होती है, तुम मेरी शोल्डर्स की मसल को बहुत ही जेंटली लूज कर रहे हो और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दिन भर की थकान बहुत जल्दी जा रही है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान के हाथों को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के कंधों को दबाते हुए उन्हें जोर से दबाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, पहले मैं इसे आराम से करना चाहता था ताकि तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाए, लेकिन अब जब तुम्हारी थकान दूर हो चुकी है तो मुझे लगता है मुझे इतनी ज़्यादा जेंटली तुम्हारे मसल्स को रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे जोर से यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे चिल्ला रही होती है। लेकिन जब तियान वहाँ पे यही को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे और भी ज़्यादा ताकत के साथ यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और उसको रुकने के लिए बोल रही होती है। और यही तियान से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर है, अगर तुम इसी तरह मेरे कंधों को दबाते रहोगे तो मेरी बॉडी जरूरी टूट जाएगी। यही जब इस तरह चिल्ला रही होती है तो तियान वहाँ पे उसके कंधों को दबाना बंद कर देता है और यही अब कुछ देर के लिए रिलैक्स हो रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही के पास आता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें इस दर्द को थोड़ी देर और सहना होगा, तुम्हारी बहुत सी मेड्रेन अभी भी बंद है, इसलिए मैं उन्हें अनक्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम भी कल्टीवेशन इस्तेमाल कर सको। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी मसाज के जरिए यही की मेड्रेन को खोल रहा होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, यही की मेड्रेन पहले से खुली हुई है, लेकिन ये बात यहाँ पे तियान को पता नहीं है क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसने अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे तियान बिना अपनी क्यूई की मदद से सिर्फ यही की बॉडी की मसल्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी मेड्रेन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब तियान वहाँ पे यही की मेड्रेन की क्लॉक को हटा रहा होता है तो उसकी वजह से यही के शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेगमेंट बह रहा होता है, जिसको स्मेल करने के बाद तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ अभी अपनी वाइफ की मेड्रेस को अनक्लॉक किया है, लेकिन अभी से इसकी मेड्रेस के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है और उसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर तियान वहाँ पे उस स्मेल के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे हेवनली ट्रेजर्स भी देखे हैं जो कि मेनली स्मेल के ऊपर अपना वर्क करते हैं, लेकिन इसकी स्मेल तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस स्मेल को पहले भी किसी के पास देखा है। फिर तियान खुद को शांत करते हुए बोल रहा होता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, क्या अब तुम्हें रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्या अब तुम ठीक हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से जब पूछता है तो यही उससे बोल रही होती है, अब मुझे मेरे कंधे तो ठीक लग रहे हैं लेकिन मेरे पैर अभी भी दुख रहे हैं। तियान वहाँ पे जैसे ही यही की बात सुनता
बोलता है वो उसे तुरंत ही वहाँ पे बेड के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पे उसके पैरों को मसाज करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वहाँ पे ये उससे बोल रही होती है आराम से करो, तुमने अभी अभी मेरे कंधों को इतनी ज़ोर से दुखाया है, उसकी वजह से ये अभी भी दर्द कर रहे हैं। तो वहाँ पे तियान उसको बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे पैरों की बारी है, मेरा मतलब मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा। और फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों की मसाज को लूज़ करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर यही वहाँ पे उससे बोल रही होती है मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, इसलिए अब तुम उनके साथ कोई शरारत मत करना। यही की बात को सुनकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा नाजुक है, मैं ये बात जानता हूँ और उनकी केयर कैसे करना है मुझे ये अच्छी तरह से पता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की पैरों की मसाज करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे यही उसे रुक जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब तियान वहाँ पे नहीं रुकता है तो यही वहाँ पे अपना पैर को छुड़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से तियान के गालों पे पड़ जाती है। जिसके बाद तियान वहाँ पे यही को देखते उससे बोल रहा होता है तुम्हारे पैर भले ही बहुत ज़्यादा नाजुक है लेकिन इनकी पड़ती बहुत ज़ोर से है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देख रहा होता है, उसको बोल रहा होता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था तुम्हारी थकान को दूर करने में, लेकिन तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो। लेकिन यही वहाँ पे तियान की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो अभी वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से क्रीपी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे पैर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं तो इसके लिए ये नॉर्मल मसाज काम नहीं करेगी, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सीक्रेट मसाज का इस्तेमाल करूँ जो कि मैंने बहुत ही दूर से सीखी है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तुरंत ही यही के पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें फिर गुदगुदाना शुरू कर देता है। फिर यही वहाँ पे उसके पैरों पे हो रही सिरन की वजह से वहाँ पे तियान को दूर जाने के लिए बोल रही होती है और वहाँ पे जोर जोर से हंस रही होती है, लेकिन तियान यही की एक भी नहीं सुनता है, वो लगातार उसे परेशान करते रहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, वो इतना ज़्यादा हंसी होती है कि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। फिर वहाँ पे तियान उसके पास में आता है, उसको बोल रहा होता है अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है तो अब हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पे इतने सारे मस्ती मजाक के बाद चैन की नींद सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तो तियान और यही वहाँ पे उनके घर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे तियान और यही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है अब मुझे स्टोर के लिए जाना है, अब मुझे देर हो रही है। वहाँ पे यही तियान से शर्माते हुए उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी वापस घर आना होगा। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और यही को बाय कर रहा होता है, तो यही उससे बोल रही होती है आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर डिनर पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी लौट आना। तो तियान उसको ओके बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, मन में सोच रहा होता है अब किसी के बिल चुकाने की बारी है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्वीट और केयरिंग है, इसलिए मैं कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए वरीड नहीं देखना चाहता, इसलिए अब इस सिटी का भगवान मैं हूँ और अब मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे वो सिटी के अंदर घूम रहा होता है, तभी वो वहाँ पे एक कॉर्नर से किसी खाली रास्ते पर चले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जब तियान वहाँ पे आसपास देख लेता है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो तियान अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को हटा रहा होता है और उन्हें कम कर रहा होता है, और फिर से तियान अपनी पावर के ऊपर लगी हुई सील के एक छोटे से टुकड़े को अनसील कर देता है या उसकी 0.0001% पावर को अनलीज कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पे तियान की कुछ पावर अनलीज होती है उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिटी के उस हिस्से में वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी सिटीजन होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं। तो देखते हैं तो हवा में कोई चीज़ उड़ते हुए बहुत तेज़ी से जा रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ रहा होता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही तेज़ी से कहीं और जा रहा होता है। फिर हमें एक और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए आ गया होता है, और वहाँ पे वो जैसे ही आता है वो मन में सोच रहा होता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहीं पे है। तियान ने उन असेसियंस की मेमोरी में जिस पर्सन को देखा होता है वो यहीं पे रहता है, इसलिए तियान यहाँ पे आया होता है ताकि वो उससे मिल सकें। ये जगह और कोई नहीं फैंसी सिटी ही है, ये उसका इनसाइड एरिया है और तियान जहाँ रहता है वो उसका आउटसाइड एरिया है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए तियान ने अपनी सील को अनलीज किया होता है ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द आ सकें और शाम तक वापस अपने घर लौट सकें। फिर तियान उस सिटी के अंदर घूमने लग जाता है और उस बंदे को ढूंढ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे एक घर के ऊपर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पर हो, और ऐसा कहते हुए तियान फिर उस मेंशन को देख रहा होता है तुम यहाँ छुपे हो, और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे एक मेंशन के ऊपर खड़ा होता है जहाँ पर वो असेसियंस के पीछे का मास्टरमाइंड रहता है। फिर हमें उस मेंशन की स्टडी रूम को दिखाते हैं जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उन सबके सामने बैठा होता है और वो इंसान वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोगों का मतलब क्या है कि वो लोग इस तरह गायब हो गए। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं और उसका नाम बताते हैं तो उसका नाम किंग निंग होता है, और यही वो मास्टरमाइंड है जिसने उन असेसियंस को सिटी जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। और वो वहाँ पे अपने साथियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है किसने किया है ये जल्दी पता करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग इस तरह हवा में गायब हो जाएंगे। फिर हम वहाँ पे किंग निंग के सामने कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा जो कि शायद उसका सलाहकार होता है वो उसको बोल रहा होता है जो कुछ भी हुआ है उसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें 80% चांस है कि इसको किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने किया है और बाकी के 20% चांस है कि इस काम को किसी ट्रेजर की मदद से किया गया है। उस पर्सन की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग ने उस पर गुस्सा करते हुए उससे पूछ रहा होता है तो तुम्हें लगता है ये किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ने किया है, ये नामुमकिन है, तुम सैनफेंग डायनेस्टी की तो बात ही मत करो, यहाँ तक कि पूरे नेन्जांग कॉन्टिनेंट में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो कि इतने सारे कॉन्सेंट्रिक लेवल के कल्टीवेटर को हवा में गायब कर सकता है।
तो किंगनिंग की बातों को सुनकर वो बंदा उससे बोल रहा होता है अगर वो इंसान कोई इमॉर्टल होगा तो ये काम किया जा सकता है। तो उसकी बातों को सुनकर किंगनिंग उससे बोलने लग जाता है, तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई इमॉर्टल है, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इमॉर्टल सैनफेंग जैसी छोटी डायनेस्टी को पाने के लिए इतने सारे एफर्ट लगाएगा। अगर यहाँ वाकई कोई इमॉर्टल होता तो यहाँ पे सैनफेंग डायनेस्टी ही क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम कॉन्टिनेंट ही उसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता इन सब के पीछे कोई इमॉर्टल हो सकता है। लेकिन वो जो कोई भी है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने मेरी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया है। मैंने सोचा था कि जनरल फू तेनियो को फैंजिंग सिटी की सड़कों पर मारने के बाद मैं पूरी फैंजिंग सिटी के दिल में ये खौफ बिठा दूंगा कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। और एक बार अगर उनके दिल में एक खौफ बैठ जाता तो वो किंग और उसकी आर्मी को लेकर बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि सिटी की आर्मी उन्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तब मैं अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी को सिटी के अंदर दाखिल कर लेता और धीरे धीरे सिटी की सारी आर्मी को अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी में बदल देता ताकि मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द अपना काबू पा सकूं। और तब मुझे उस घटिया औरत लीसिया को उसके थ्रोन से हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और फिर किंग की पोजीशन और सारी एम्पायर फिर मेरे हाथों में होती। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे उसके सारे साथियों के ऊपर उनके मिशन फेल होने की वजह से चिल्ला रहा होता है। फिर वहाँ पे किंगनिंग का मिनिस्टर उससे बोल रहा होता है ये प्लान बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ था, अगर ये एक बार काम कर जाता तो कई सालों तक कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उनकी एम्पायर धीरे धीरे गिरती चली जाती। फिर वहाँ पर वो मिनिस्टर लंबी सांस लेते हुए बोल रहा होता है अब तो एम्प्रेस भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएगी और वो ज़रूरी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा ना हो। और अगर हम अब कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब मिनिस्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा होता है तब वहाँ पे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हें बोल रहा होता है वाह तुम्हारा प्लान तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ पे आने के बाद तुम्हें इस तरह अपनी कंप्लीट करने का तुम्हारे पास कोई भी टाइम बचा है। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त इन बेकार की बातों में बहस ना करके अपनी जान बचाने के बारे में और अपने किंग की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और इन सब बातों के साथ वहाँ पे उन लोगों को किसी अनजान इंसान की आवाज़ आ रही होती है जो कि उनसे ये सब बोल रहा होता है। जब उन लोगों को ये सब आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस और देखने लग जाते हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन है जो उनकी बिना इजाज़त के यहाँ पर घुस आया है और उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन जब वो सब वहाँ पे उस और देखते हैं जहाँ से उन्हें वो आवाज़ आई होती है, वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो किंग ने वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है कौन हो तुम, बाहर आओ और तुम हमारी बातों को इस तरह छुप कर क्यों सुन रहे हो। ऐसा कहते हुए किंग ने वहाँ पे उस बंदे को बाहर आने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका मिनिस्टर उसको बोल रहा होता है वहाँ ऊपर देखिए। तब वहाँ पे वो सब जब ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे तियान होता है जो कि किसी तरह की ब्लैक एनर्जी में कवर होता है। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखने के बाद ये तो समझ गया होता है कि तियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उससे अकड़ कर बोल रहा होता है कि तुम किस तरह के चूहे हो, पहले तो तुमने किंग के मैंशन में घुसने की हिम्मत की है और बुलाने पर तुम सामने भी आ गए हो। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे अपनी बातों से तियान को डराने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है आखिर ये अंदर आया कैसे, मैंने तो बाहर बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स को लगाया है तो आखिर ये उनकी नज़रों से बचकर यहाँ पे घुसा कैसे। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया और ना ही ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि आज के बाद तुम फैंजिंग सिटी के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे। अगर तुम वहाँ पे मुझे दिखे या तुमने दोबारा फैंजिंग सिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाना। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उन लोगों को धमका रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग उससे बोल रहा होता है तुम अपना चेहरा छुपा रहे हो लेकिन तुम अपनी पावर से हमें डराना चाहते हो। आखिर तुम हो क्या जो तुम्हें मेरे यानी कि एक किंग की पावर का भी कोई डर नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं एक किंग तुम्हारी बात सुनूं। ऐसा कहते हुए किंग वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैंने इस प्लान के ऊपर बहुत सालों से काम किया है, मैं ऐसे ही अपनी सारी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता और मेरे सारे प्लान्स रेडी है और मेरी सारी तैयारियां भी हो गई हैं, तो सिर्फ एक इंसान की धमकी की वजह से मैं इन सबको ख़त्म होने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते हुए फिर किंग वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी और मौत की कोई फिक्र नहीं है, तभी तो तुम यहाँ पे किंग मैंशन के अंदर मरने के लिए चले आए हो। क्या तुम्हें यहाँ पे ये पर्सन नहीं दिखाई देता, मेरे मैंशन के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जिनको हम कल्टीवेटर की दुनिया में टाइगर्स और ड्रैगन्स की तरह देखा जाता है, फिर भी तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए अकेले आ गए हो और तुम मुझे यहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हो। और अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचा सकते हो तो क्यों ना तुम मेरे पास खड़े सीनियर से पूछ लो कि वो तुम्हारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। ऐसा कहते हुए किंग वहाँ पे एक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि वहाँ पे रॉब पहनकर खड़ा होता है और उसको देखते हुए किंग वहाँ पे मन में सोच रहा होता है इसका नाम मास्टर ब्लैक किल है जो कि प्रोफाउंड कल्टीवेशन के 5th लेवल तक पहुँच चुका है। और तो और इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसने एक बार गुस्से में आकर एक पूरी सिटी को ही बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इसे एक डेविल की तरह देखा जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये मेरे साथ मेरे मैंशन के अंदर रहता है और इसकी पावर की मदद से मुझे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इसे अपनी तरफ लाने के लिए मैंने अपनी कई सारी कॉन्क्यूबाइन को भी इसे गिफ्ट कर दिया है और अब ये मेरे एक बॉडीगार्ड की तरह है जो कि यहाँ पे इस मैंशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसके रहते कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। फिर हम वहाँ पे उस बंदे को देखते हैं जो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए तियान को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे अपने रॉब को हटाते हुए तियान से बोल रहा होता है किंगनिंग ने सही कहा, तुम बस एक चूहे हो, अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और ऐसा कहते हुए वो इंसान वहाँ पे तियान के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारी
भारी ब्लैक कलर का धुआं तियान की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि बाद में आगे चलकर एक स्कल का रूप ले लेता है, जो कि तियान के सामने जैसे ही आता है तियान उसको देखकर उससे बोल रहा होता है, तुम्हारी ये मूव देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये इतनी भी ताकतवर नहीं है। फिर तियान उससे बोलने लग जाता है, तुम अगर देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन तो अभी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और तुम इस भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर तियान वहाँ पे अपनी हेवनली एनर्जी से एक रे को कास्ट करता है, जो कि उस अटैक को पूरी तरह से तोड़ देती है। और वो रे इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस अटैक को तोड़ने के बाद भी वो उस बंदे की तरफ बढ़ रही होती है, और जैसे ही वो अटैक उस बंदे को लगता है वो वहाँ पे राख बनकर गायब हो जाता है। जब वहाँ पे किंगनिंग और उसका मिनिस्टर वहाँ पे उस बंदे की हालत को देखते हैं तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पे किंगनिंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसको बोल रहा होता है ये तो नामुमकिन है, ये इतना पावरफुल इंसान था, आखिर ये इस तरह कैसे मर सकता है। और वहाँ पे उस बंदे को इस तरह राख बनते हुए देखकर वहाँ पे किंगनिंग और जो मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि तियान ही वो इंसान है जिसने कि उसके सारे कल्टीवेटर्स को मारा था, और अब वो यहाँ पे उन्हें समझाने के लिए आया है। ये जानने के बाद उन्हें तियान से और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। उसको लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो बोल रहा होता है ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ। फिर वहाँ पे तियान जब किंगनिंग को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो उससे बोल रहा होता है, अगर तुम्हें लगता है तुम सपना देख रहे हो तो मैं तुम्हें उठा देता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे किंगनिंग की तरफ एक अटैक कर देता है, जो कि उसके दोनों पैरों के बीच में लगता है, जिसकी वजह से किंगनिंग के सारे होश आ चुके होते हैं और उसे समझ में आ गया होता है कि वो किस तरह का कोई सपना नहीं देख रहा है। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे तियान से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो इतना डरा हुआ होता है कि उसने अपनी पेंट भी गीली कर दी होती है। फिर वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना और तुम दोबारा फेंजिन सिटी में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए तो मैं उस इंसान की तरह तुम्हें भी राख बना दूंगा, और वही तुम्हारी किस्मत होगी, और मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह याद रखना। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स बन के गायब हो जाता है। तियान के वहाँ से चले जाने के बाद भी किंगनिंग वहाँ पे उससे इतना डरा हुआ होता है कि वो अभी तक काँप रहा होता है। तो वहाँ पे फिर उसका मिनिस्टर उसके पास में आता है, उसको बोल रहा होता है किंग आप क्या ठीक हो। और ऐसा कहते हुए वो मिनिस्टर वहाँ पे किंगनिंग को जगा रहा होता है और उसको वहाँ पे पूछ रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं। अपने मिनिस्टर की बातों को सुनकर किंगनिंग वहाँ पे उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो अभी बहुत ज़्यादा डरा होता है, इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस मिनिस्टर को देखते हैं, उसकी हालत भी किंगनिंग की तरह ही होती है, और वो वहाँ पे किंगनिंग से पूछ रहा होता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और वहाँ पे जो मिनिस्टर के पीछे कुछ कल्टीवेटर होते हैं वो भी वहाँ पे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे वो दोनों आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं इसमें सोचना क्या है, ब्लैक किल जैसा पावरफुल कल्टीवेटर इस तरह एक ही सेकंड में मर गया, और अगर हम इस पावरफुल किंग के पागलपन में आकर उस थ्रोन को पाने के लिए इसके साथ मिलकर लड़ेंगे तो ज़रूरी हमारी हालत भी उसकी तरह ही होगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो दोनों कल्टीवेटर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें जैसे ही वहाँ पे किंगनिंग के कानून बढ़ती हैं वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है वो थ्रोन सिर्फ मेरा है वो थ्रोन, वो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था किंगनिंग को, जो कि असल मायने में एक किंग है। मैं लोगों के बीच में एक ड्रैगन की तरह हूँ जिसने आज तक न जाने कितने सारे पावरफुल लोगों को यूँ मरवा दिया है, तो आखिर मैं किसी की इस तरह की छोटी सी धमकी से कैसे डर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। किंगनिंग की बातों को सुनकर वहाँ पे उसका मिनिस्टर उससे बोल रहा होता है तो आगे हमें क्या करना चाहिए, आप क्या करने की सोच रहे हो। तो वहाँ पे किंगनिंग उसे बताता है वो सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है, तो हमें बस उसकी तरह पावरफुल एक्सपर्ट को ढूंढना होगा, और मुझे यकीन है बाकी के जो 6 सेक्ट हैं उनमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसे तो होंगे जो कि उसकी तरह पावरफुल होंगे, हमें बस उन्हें अपनी तरफ बुलाना होगा, फिर हम बड़ी आसानी से उस ब्लैक शैडो पर्सन का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे किंगनिंग तियान को ब्लैक शैडो बोल रहा होता है क्योंकि तियान जब यहाँ पे आया था उसने खुद को एक तरह की ब्लैक एनर्जी में कवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा था ना कि उसका अपीयरेंस, जिसकी वजह से उनको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त उन्हें जो इंसान धमका की गया है वो कौन है और वो कैसा दिखता है। और वहाँ पे किंगनिंग आगे बताते हुए कह रहा होता है अगर वो इंसान ब्लैक किल को अपने एक ही हमले में मार सकता है तो ज़रूर ही इतना पावरफुल तो होगा, जो कि डिवाइन फायर कल्टीवेशन के 4th लेवल तक पहुँच चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है इन 6 मेजर सेक्ट में ऐसे बहुत सारे ओल्ड कल्टीवेटर्स हैं जो कि इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, तो हमें उन्हें बस अपनी तरफ बुलाना है। उनकी मदद से हम आसानी से इस ब्लैक शैडो को हरा सकते हैं और उसके बाद मेरा उस थ्रोन को पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसके लिए मैंने आज तक इतने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। फिर किंगनिंग वहाँ पे उसके मिनिस्टर से बोल रहा होता है अब तुम जाओ और उन लोगों को मेरी तरफ लाने की कोशिश करो, और उन्हें ये साफ साफ कह देना कि उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उनकी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा, इसलिए अब तुम जाओ और उन्हें तुरंत ही मेरे पास लेकर आओ। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे उसके मिनिस्टर को 6 मेजर सेक्ट में ऐसे ही पावरफुल लोगों को ढूंढने के लिए बोल रहा होता है। तो वहाँ पे उसका मिनिस्टर उसको बोल रहा होता है किंग आपको नहीं लगता आपको पहले अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, हम इन सब बातों में बाद में बात कर सकते हैं। अपने मिनिस्टर की बातों को सुनकर किंगनिंग वहाँ पे उसको हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे उस ओर देखता है जहाँ पे उसका मिनिस्टर पॉइंट कर रहा होता है, तो देखता है तो उसकी पेंट अभी भी गीली होती है, जिसको देखकर वो वहाँ पे उन सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोल रहा होता है। और वहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे अभी भी खड़े क्यों, यहाँ से जल्दी बाहर निकलो और मेरे लिए दूसरे कपड़े भेजो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे किंगनिंग उन सबको वहाँ से बाहर भगा देता है। फिर हमें तेंजिन सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन सिटी के बीच में कुछ सड़कों पर घूम रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तियान वहाँ पे घूमते हुए बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी कम टाइम में पूरा हो गया, मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो मैं घर जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी तेंजिन सिटी के अंदर घूम रहा होता है
तियान जब वहाँ पे उस सिटी के अंदर भटक रहा होता है तब उसके पास से कुछ कल्टीवेटर गुजरते हैं, जिनको देखकर तियान उनके बारे में सोच रहा होता है और उनको देखते हुए वो बोल रहा होता है, इन लोगों के पास से डिमोनिक एनर्जी बह रही है और ये अपनी डिमोनिक एनर्जी को छुपाते हुए इस तरह ग्रुप में चल रहे हैं। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उनको देख रहा होता है। मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि फैंजिन सिटी का इनर सर्कल इसके आउटर सर्कल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर भी इन डिमोनिक एनर्जी के इस तरह के कल्टीवेटर का एक साथ घूमना कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती है। फिर तियान वहाँ पे उनका पीछा करने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे देखना होगा कि ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनकी किसी भी हरकत की वजह से मेरी और मेरी वाइफ की पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स के पीछे जाना शुरू कर देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं तो तियान अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और वो देखता है कि वो लोग एक मेंशन के अंदर जा रहे होते हैं। तियान जब उस मेंशन की नेम प्लेट को देखता है तो वहाँ पे किंग यूस पैलेस लिखा होता है, जिसको देखकर तियान बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये तो सैनफेन डायनेस्टी के उन 4 किंग में से एक का सरनेम है ना। मैं अभी एक किंग को समझा के आया हूँ कि वो आगे कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें, लेकिन लगता है वो अकेला नहीं है जो पागल है, यहाँ पे सारे किंग ऐसे हैं। फिर तियान वहाँ पे गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, तुम सब लोअर रिलम के मोर्टल्स हो जो कि मेरे सामने इतने वीक है कि मुझे उन्हें मारने के लिए उन्हें देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग इतने सारे एम्बिशन से भरा हुआ है कि उनको पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, और तुम अपने इस पागलपन की वजह से जाने अनजाने में मेरे और मेरी वाइफ के बीच के प्यार और अफेक्शन को जरूरी डिस्टर्ब करोगे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, अभी मेरा घर लौटने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना मैं इससे भी निपट लूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हमें उस पैलेस के एक सीक्रेट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने ओरा को फैलाते हुए अभी भी खड़ा होता है, और उसके पीछे एक पर्सन उसे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, वेनरेबल हेयान, आपके अब क्या आदेश है, अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए इंसान से उसके ऑर्डर्स के लिए पूछ रहा होता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक सीट के ऊपर बैठा होता है। तियान भी वहाँ पे उस कमरे के अंदर मौजूद होता है और तियान ने अपनी एनर्जी की मदद से खुद को वहाँ पे इनविजिबल कर लिया होता है, यहाँ तक कि उसकी आहट को भी कोई नहीं सुन सकता है। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, ये बंदा जो ग्रीट कर रहा है इसका नाम किंग यू है, और अगर इसकी सैनफेन डायनेस्टी में इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे इस डायनेस्टी के अंदर किसी के भी सामने रिस्पेक्ट से झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इस इंसान को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। फिर तियान वहाँ पे उस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है, इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी हरकतें और इसकी ये ओरा मैंने कहीं ना कहीं किसी के पास तो देखा है, और मैं इस तरह के ओरा और इस तरह की कल्टीवेशन से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस इंसान को देख रहा होता है। उस बंदे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे किंग यू से बोल रहा होता है, कॉल्ट लीडर ने कहा है कि वो नेंजाओ में इवल गॉड कॉल्ट की एक ब्रांच को खोलना चाहते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस पर्सन की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग यू तुरंत ही वहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और उसको ग्रीट करते हुए उससे बोल रहे होते हैं, कल्ट लीडर ने जैसा कहा है ये सबऑर्डिनेट वैसा ही करेगा और कभी भी कल्ट लीडर को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर वो बंदा भी वहाँ पे किंग यू के साथ वहाँ पे घुटनों पे बैठ जाता है और वहाँ पे अपने सामने किसी को ग्रीट करते हुए वहाँ पे मन में ही बोल रहा होता है, इविल गॉड की दया से अब जायतियान टेरिटोरी बहुत ही जल्दी अपनी पिक पर चली जाएगी, और मेरी तरह सारे बिलीवर्स जिसने इविल गॉड की वॉरशिप में अपने पूरी ज़िंदगी लगाई है, हम अपनी ज़िंदगी देकर भी इविल गॉड के इस आदेश को पूरा करेंगे। ऐसा कहते हुए वो पर्सन और किंग यू इविल गॉड को वॉरशिप कर रहे होते हैं। जब तियान वहाँ पे उन लोगों को इस तरह वॉरशिप करते हुए देख रहा होता है तब वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझती क्यों जा रही है। मैंने तो सोचा था यहाँ पर सिर्फ 1-2 ही इंसान है जिनके पागलपन की वजह से मेरी और मेरी वाइफ की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक ये निकलते ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन लोगों के बार बार के इंटरफेरेंस के बाद मैं और मेरी वाइफ एक शांत लाइफ जी पाएंगे। लगता है इन लोगों ने मन बना लिया है मेरी नॉर्मल लाइफ को बर्बाद करने का। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उन लोगों को गुस्से से देख रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस डिमोनिक वुमन को देखते हैं जो कि वहाँ पे किंग यू से बोल रहा होता है, कल्ट लीजन ने तुम्हारे लिए इवल गॉड की ये धर्मा इमेज भेजी है। इस धर्मा इमेज में इवल गॉड की कुछ पावर्स हैं, अगर तुम इसे अच्छी तरह से रोज वर्शिप करोगे तो क्रिटिकल टाइम पे ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी तुम्हारी लाइफ को बचाने में। और ऐसा कहते हुए वो डिमोनिक वुमन वहाँ पे इवल गॉड का एक स्टैचू किंग यू को दे देता है, और किंग यू उस स्टैचू को लेने के बाद इविल गॉड की प्रोटेक्शन को पाने के लिए उसे थैंक्स बोल रहा होता है। जब तियान वहाँ पे उस स्टैचू को देखता है तो वो मन में सोच रहा होता है, इविल गॉड, तो क्या ये इस इविल गॉड की बात कर रहे हैं, ये तो लिटिल डेविल है ना। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस स्टैचू को देख रहा होता है। फिर हमें तियान के बारे में बताते हुए बोल रहे होते हैं कि तियान डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन लॉर्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे डीमन जनरल्स आते हैं, और वहाँ पे तियान के पास ऐसे 10 खास डीमन जनरल्स हैं जिनकी पावर डीमन एम्परर रिलम की है। और अभी उसके सामने जिस इविल गॉड का स्टैचू है वो और कोई नहीं, उसी के एक जनरल जियोफेट के जूनियर का है, और जियोफेट एक डीमन एम्परर है जो कि तियान का जनरल है और उसका जूनियर भी है, तो इसका मतलब ये इविल गॉड तियान के जूनियर का जूनियर है।
तो फिर तियान वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, तो ये मेरे जूनियर की हरकत है, इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लगता है मुझे जियोफ्रेड को जाकर एक वार्निंग देनी होगी और उसे अच्छी तरह से पीट के समझाना होगा ताकि वो अपने जूनियर्स को कंट्रोल करके रखे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, जब वो जियोफ्रेड से मिलेगा तब वो अपने उस जूनियर को किस तरह मारेगा। और वहाँ पे वो ऐसे ही इमेजिन करते हुए सोच रहा होता है, जब जियोफ्रेड उसके सामने आएगा तब वो उसके कान खींचकर उसको समझाएगा कि वो अपने जूनियर्स को कंट्रोल करके रखे। और ऐसे ही इमेजिन करते हुए तियान वहाँ पे अपने सामने डीमन जनरल जियोफ्रेड को बैठा हुआ दिख रहा होता है, जहाँ पे जियोफ्रेड तियान से खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है, और वो तियान को बता रहा होता है कि उसके जूनियर ने जो कुछ भी किया है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो हमेशा ऐसी उल्टी से काम करते रहता है जिसकी वजह से उसे दिक्कत होती है। और फिर वो वहाँ पे तियान से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे इस बार छोड़ दे, वो खुद जाकर उसे इतना पीटेगा कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वो वहाँ पे समझ जाता है कि इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब डीमंस हैं जो कि बचपन से ही डिमोनिक डायो को फॉलो कर रहे हैं, और डिमोनिक डायो को फॉलो करने की वजह से इनके दिमाग में ज़्यादातर ख्याल डिस्ट्रक्शन के ही होते हैं। और यहाँ पर तियान के सामने जो कुछ भी चल रहा होता है अगर उसे ठीक तरह से देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है। जिस तरह से डीमंस की हरकत होती है ये उनके लिए एक नॉर्मल बात है। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, नहीं मुझे इन सब चीज़ों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये तो डीमंस के लिए एक नॉर्मल बात है, और हो सकता है कि मेरे सिचुएशन में इंटरफेयर करने के बाद ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो फिलहाल मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। चलो देखते हैं ये आगे चलकर इन सब चीज़ों का क्या करते हैं। अगर ये मेरे लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अगर इनकी किसी भी हरकत की वजह से फैंजिन सिटी में कुछ भी होता है तब भी इनके खिलाफ एक्शन लेने में इतनी ज़्यादा देर नहीं होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें फैंजिन सिटी का सीन दिखाते हैं। तियान फैंजिन सिटी में लौट आया होता है और वहाँ पे आने के बाद वो सोच रहा होता है, मैं एक बार सैनफेंग डायनेस्टी की एम्प्रेस को इन सब चीज़ों के बारे में वार्निंग दे देता हूँ ताकि वो इन सब चीज़ों को खुद ही संभाल लें। और वैसे भी अगर मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ तो उस एम्प्रेस का यहाँ पर ताकतवर होना जरूरी है ताकि यहाँ पर कोई भी मेरी और मेरी वाइफ की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए मैं उसके कल्टीवेशन में उसकी कुछ मदद कर दूंगा, जिसकी वजह से वो खुद इतनी ताकतवर तो हो जाएगी कि ऐसी सिचुएशन को वो खुद संभाल सकती है, और जिसकी वजह से मेरी और मेरी वाइफ की कंफर्टेबल और ऑर्डिनरी लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, क्या सरदर्द है यार, अगर मुझे ये सब पता होता तो पहले ही मैं यहाँ पे कुछ डीमन जनरल्स को लेकर आता ताकि वो मेरे लिए ये सब काम कर रहे होते हैं। अब मुझे उनकी जगह पर ये गैंगस्टर वाले काम करने पड़ रहे हैं। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही पैलेस में जाकर उस एम्प्रेस को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि उसे क्या करना है। फिर तियान वहाँ पे इमेजिन करने लग जाता है कि वो जब वहाँ पे सैनफेंग एम्प्रेस से मिलेगा तो वो उसे किस तरह समझाएगा। फिर तियान वहाँ पे खुद को सैनफेंग डायनेस्टी की एम्प्रेस को पीटते हुए इमेजिन कर रहा होता है, और वहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन में उससे बोल रहा होता है, तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो, तुम्हारी वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ बार बार डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए अब तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा जिसकी वजह से अब मेरी नॉर्मल लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और फिर तियान वहाँ पे इमेजिन कर रहा होता है कि उसकी इन सब पनिशमेंट के बाद सैनफेंग डायनेस्टी की एम्प्रेस उससे किस तरह माफ़ी मांगेगी और उससे कहेगी कि उससे गलती हो गई है और इसलिए वो उसे माफ़ कर दे। ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे सैनफेंग एम्प्रेस को इमेजिन कर रहा होता है, और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे सोच रहा होता है, जब एम्प्रेस को उसकी बात समझ में आ जाएगी तब वो उसे कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स और कुछ पिल्स दे देगा जिसकी वजह से वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा सके। और इन हाई पावर टेक्निक्स और टॉप मेडिकल पिल्स को देने के बाद वो उसे अच्छी तरह समझा देगा कि अब से उसे सैनफेंग सिटी का बहुत अच्छा ख्याल रखना है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी देनी है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वो देखता है तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। रोज़ वो जिस टाइम पर अपनी स्टोर से वापस घर के लिए निकलता है अब उससे कहीं ज़्यादा हो चुका होता है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे सोच रहा होता है ये सब मैं बाद में कर लूँगा, पहले मैं घर जाता हूँ क्योंकि मेरे जल्दी ना आने की वजह से वाइफ ज़रूरी परेशान हो रही होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर हमें तियान के घर का सीन दिखाया जाता है तो हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान के आने का इंतजार कर रही होती है और बोल रही होती है, क्या हो गया हस्बैंड इस वक्त घर क्यों नहीं आए, वो रोज़ तो इस वक्त घर आ जाते हैं, तो क्या रास्ते में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है। फिर वो वहाँ पे परेशान होते हुए इधर उधर घूम रही होती है और सोच रही होती है, लगता है उन जैसे असिस्टेंट्स की वजह से सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो लोग सिटी के अंदर छुपकर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उन जैसे चूहों को जल्दी इस सिटी से साफ करना होगा। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है जिनके अटैक के बाद यहाँ पे सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनस्टेबल हो गई हैं और अब उन सब की वजह से उसके हस्बैंड को भी घर आने में इतनी ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर यही वहाँ पे खुद से बोल रही होती है, क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि हस्बैंड अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। फिर वो वहाँ पे खुद को समझाते हुए बोल रही होती है, अगर मैं बाहर जाती हूँ और उसी वक्त हस्बैंड घर पर आ जाते हैं, नहीं इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा, मुझे यहीं पर रहकर हस्बैंड का इंतजार करना होगा। फिर यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती तो मैं बाकी के 6 सेक्ट को इस काम पे लगा देती हूँ ताकि वो मेरे हस्बैंड की सेफ्टी के लिए हर वक्त उनके आसपास रहें और इस सिटी में उन जैसे कल्टीवेटर्स को भी ढूंढ लें ताकि कोई भी मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब ना करें। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तब उसे वहाँ पे उसके घर के डोर से तियान की आवाज़ आती है जो कि उससे बोल रहा होता है, वाइफ मैं वापस आ गया। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जोर से चिल्ला रहा होता है तो उसकी बातों को सुनकर
यही वहाँ पे थोड़ा सा डर जाती हैं। फिर वो वहाँ पे जब अपने घर के मेन डोर की तरफ देखती हैं तो वहाँ पे तियान खड़ा होता है, जो कि अभी वहाँ पे यही को हाई कर रहा होता है। तियान को देखने के बाद तुरंत ही यही तियान के पास जाती है और गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए उससे बोल रही होती है, तुम ये भूतों की तरह कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ थे तुम इस वक्त और तुम अब क्यों आ रहे हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्ला रही होती है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे यही से डरते हुए स्माइल करने की कोशिश कर रहा होता है। तब फिर वहाँ पे तियान मन में सोचने लग जाता है, हाँ सही है, इसका इतना गुस्सा होना तो बनता है। मैंने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी घर लौट आऊँगा, लेकिन मैं अभी इतनी देर बाद आ रहा हूँ और इसीलिए वो इस वक्त मुझे गुस्से में गोश्त कह रही हैं। और फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर होकर आया हूँ। फिर हम वहाँ पे तियान के पीछे उसके हाथों में एक तरह के बॉक्स को देखते हैं, जो कि तियान वहाँ पे यही से छुपा रहा होता है। फिर तियान उस बॉक्स को यही को देते हुए उससे बोल रहा होता है, मैं इसकी वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गया, मैं तुम्हारे लिए इसे ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस बॉक्स को यही को दे देता है। यही जब उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसके अंदर एक हेयर पिन होता है, जिसको देखने के बाद यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद के लाया हो, लेकिन तुम्हें इसे खरीदने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें मेरे लिए इन सब चीज़ों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस हेयर पिन को देख रही होती है। और फिर वो जब उसे तियान की तरफ बढ़ाने लग जाती है तो तियान वहाँ पे तुरंत ही यही के हाथों को पकड़ लेता है और वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, वाइफ क्या तुम्हें याद है आज से 10 साल पहले हम कैसे मिले थे। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देख रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे ब्लश करना शुरू कर देती है। तब तियान वहाँ पे बताता है वो दोनों पहली बार रेनी रिवर के ब्रिज के ऊपर मिले थे और वहीं उन दोनों की एक दूसरे से पहली मुलाकात हुई थी। तभी वहाँ पे यही वहाँ पे शर्माते हुए तियान से बोल रही होती है, हाँ मुझे याद है, उस वक्त मैं 16 साल की थी और जब वो सिटी के अंदर अकेले घूम रही होती है तब उसके पीछे कुछ गैंगस्टर पड़ जाते हैं, जो कि उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और वहाँ पे यही भागते भागते फिर वहाँ पे तियान से टकरा जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पे तियान से टकराती है तो उससे टकराने की वजह से वो वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है। और जब वो वहाँ पे तियान की तरफ देखती है तो तियान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है ताकि वो उसको खड़े होने में मदद कर सके। और इन सब मेमोरीज़ को याद करते हुए यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है कि इसी तरह वो अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी और उस वक्त उसके हस्बैंड ने उसकी जान बचाई थी। जब वो सब गैंगस्टर उसका पीछा करते हुए जब वहाँ पर आए थे तब तियान उसको लेकर वहाँ पे पानी के अंदर कूद जाता है और वहाँ पे पानी के अंदर उसको छुपा लेता है ताकि वो लोग उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन उस दिन उन गैंगस्टर से छुपते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और तब से ही उनका ये रिलेशनशिप शुरू हो गया। फिर तियान वहाँ पे यही को बता रहा होता है कि आज वो पूरे मार्केट के अंदर घुमा है और उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इस हेयर पिन को ढूंढने में, ताकि वो इस फ्यूनिक्स हेयर पिन को एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पे अपनी वाइफ को दे सके। फिर तियान वहाँ पे यही के हाथों से उस हेयर पिन को लेने लग जाता है और यही को बोल रहा होता है, माना कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी हेयर पिन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइफ इसे डिसलाइक नहीं करेगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस हेयर पिन को अपने हाथों में ले लेता है और तो फिर वहाँ पे यही के बालों में लगाना शुरू कर देता है। तियान को अपने बालों में इस तरह हेयर पिन लगाते हुए देखकर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती हैं। फिर वो वहाँ पे अपना चेहरा छुपाने लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं तो यही वहाँ पे इमोशनल होने की वजह से रोना शुरू कर देती हैं, जिसको देखकर तियान वहाँ पे उसके पास में आता है और उसको शांत करा रहा होता है। तियान की इतनी ज़्यादा केयरिंग को देखकर यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे अभी भी देख रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे गुस्सा करते हुए तियान की ओर देखने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है, आखिर इस हेयर पिन को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। यही को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, आखिर अभी कुछ टाइम पहले वाला वो सेंटिमेंटल सीन कहाँ गया। फिर तियान वहाँ पे यही के सामने कुछ बहाने बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यही से क्या बोले। तो यही वहाँ पे तुरंत ही आके तियान के कान खींचना शुरू कर देती है। उसको बोल रही होती है, क्या तुम मेरी पीठ पीछे सीक्रेटली अपने पैसों को छुपा रहे हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के कान खींच रही होती है, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही को बोल रहा होता है, मैंने उन पैसों को इसलिए छुपाया था ताकि मैं तुम्हारे लिए इस हेयर पिन को खरीद सकूँ, और आज मैं तुम्हारे लिए इस हेयर पिन को खरीद कर लाया हूँ। मेरा सच में उन पैसों से कुछ भी गलत काम करने का कोई इरादा नहीं था। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे उसके कान को छोड़ देती है और फिर वहाँ पे हंसना शुरू कर देती है और उसको बोल रही होती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि पैसे कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ों पे अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती हैं, अगर तुम्हें कुछ खरीदना ही था तो तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा फैब्रिक खरीद लाते ताकि मैं उससे हम दोनों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे कपड़े बना सकूँ। जब यही वहाँ पे ये सब बोल रही होती है तो तियान वहाँ पे यही को अपनी तरफ खींच लेता है और तुरंत ही उसे किस करना शुरू कर देता है। और वहाँ पे जब वो दोनों ये सब कर रहे होते हैं तब वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि वहाँ पे उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त यही और तियान उनके घर के मेन डोर पे खड़े होते हैं और उस वक्त उनके मेन डोर के सामने से जितने भी लोग जा रहे होते हैं वो लोग उन्हें देखकर बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। जब तियान और यही वहाँ पे उन लोगों की बातें सुनते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि वो दोनों अभी भी इस वक्त अपने घर के मेन डोर पर खड़े हैं और उन्हें यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं तो तियान और यही वहाँ पे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर के अंदर इतनी तेज़ी से जाते हैं कि वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि देखते ही देखते उन लोगों की आंखों के सामने से वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। फिर हमें तियान के घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि यही से बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना मैं थोड़ा बहक गया था इसलिए मैंने जगह का ध्यान नहीं रखा।
तो क्या हम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से जब पूछ रहा होता है तो यही उसे बोल रही होती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी उस वक्त अपनी सराउंडिंग का ध्यान नहीं रखा था, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ जब तियान से बोल रही होती है तो तियान उसे दोबारा किस करने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे नाइट का सीन देखते हैं, तो हम देखते हैं तो हमें तियान के कमरे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे यही जोर से चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं तो तियान वहाँ पे यही के पैरों की मसाज कर रहा होता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। फिर वहाँ पे तियान यही के पैरों की मसाज करते हुए उससे बोल रहा होता है, कल तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, इसलिए मुझे संभल कर इनकी मसाज करनी चाहिए। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से और धीरे धीरे इनकी मसाज कर रहा हूँ, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों के एंड को धीरे धीरे सहलाते हुए उससे बोल रहा होता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मसाज है जिसका नाम रिफ्लेक्सोलॉजी है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से एक रिलैक्सिंग मसाज दी जा सकती है। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, मैंने इस मसाज को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखा है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम इसकी वजह से रोज़ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरी होगी और तुम्हारी स्किन भी इससे बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनी रहेगी और इसकी वजह से तुम्हारी इनसाइड हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही होती है। फिर वो वहाँ पे तियान से बोल रही होती हैं, तुम कब तक मेरे पैर के एक ही हिस्से को इस तरह दबाते रहोगे। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, नहीं नहीं अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरे को नहीं करूँगा। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके उस पैर में बहुत ही ज़्यादा सिरन हो रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों को और भी ज़्यादा रब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में और भी ज़्यादा सिरन होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ पे चिल्ला रही होती है। फिर हमें मिडनाइट का सीन दिखाते हैं, तो हम देखते हैं तो यही अभी भी जागी हुई होती है और तियान वहाँ पे सो रहा होता है और यही वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे जो हेयर पिन दिया है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। मुझे आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे ट्रेजर्स देखे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे जो हेयर पिन दिया है उसके सामने वो सब कुछ भी नहीं है। फिर यही वहाँ पे तियान को देखते हुए स्माइल करते हुए मन में सोच रही होती है, मैं हमेशा इसे अपने करीब रखूँगी। फिर यही वहाँ पे तियान के बहुत ज़्यादा करीब जाने लग जाती है और मन में उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर वहाँ पे यही तियान को गुड नाइट किस कर रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे तियान के सीने पे सर रख के सो जाती है और मन में सोच रही होती है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बाकी दिन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, तो हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें तियान की शॉप का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे तियान सॉन्ग गुनगुनाते हुए वहाँ पे स्कल्पचर्स बना रहा होता है और तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफाई से यही का स्कल्पचर बना रहा होता है। फिर हम वहाँ पे तियान की शॉप के दरवाजे को देखते हैं जिसे कोई लात मार के खोल देता है और वहाँ पे चिल्ला रहा होता है, जिसके शोर को सुनकर तियान यही के स्कल्पचर को उछाल देता है, जिसकी वजह से वो स्कल्पचर वहाँ पे टूट जाता है। फिर हम वहाँ पे उन लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान की शॉप के अंदर फोर्सफुली घुस आए होते हैं और वो लोग वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, इस शॉप का ऑनर कौन है, बाहर आओ। उन लोगों के अचानक शॉप के अंदर आने की वजह से तियान के हाथों से उसका स्कल्पचर टूट चुका होता है, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है। फिर वो मन में सोच रहा होता है, ये सभी तो 6th डिपार्टमेंट के लोग हैं, आखिर ये मेरी शॉप के अंदर क्या कर रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों के कल्टीवेशन को देखते हुए बोल रहा होता है, इनका जो लीडर है वो सिर्फ क्यू गैदरिंग रिलम पर है और बाकी सब तो उससे भी कम है और वो सब अभी भी अपनी फाउंडेशन बनाने के 8th तो 9th लेवल पर ही अटके हुए हैं। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, आजकल क्या 6th डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिर गया है जो वो इन जैसे लोगों को ऑफिसर्स बना रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट के नाम का टी भी नहीं है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वो लोग वहाँ पे शोर मचाते हुए तियान को बाहर बुला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, इस शॉप का ऑनर कौन है, जल्दी बाहर आओ। तो तियान वहाँ पे उन्हें बोल रहा होता है, मैं बाहर आ रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ पे बाहर आ जाता है और तियान फिर उनसे बोल रहा होता है, मैं इस शॉप का ऑनर हूँ, क्या आपने मुझे बुलाया। तियान को वहाँ पे देखकर वो सब ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग जब से शॉप के अंदर एंटर हुए हैं तब से वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन तियान अब जाकर बाहर आया है, जिसको देखकर वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं। फिर तियान उन ऑफिसर्स के पास में आता है और उनको बोल रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। तियान की बातों को सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान से अकड़ कर बोल रहे होते हैं, हम क्वीन के ऑर्डर पे यहाँ पे आए हैं, क्वीन ने हमें सिटी जनरल फू तैन्यू के ऊपर हुए असेशंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। उन ऑफिसर्स की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे उनसे बोल रहा होता है, मुझे लगता है आप किसी गलत जगह पे आ गए हो, मुझे नहीं लगता आपकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद कर पाऊँगा। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर तियान के पास में आता है और उसको बोल रहा होता है, हमने तुम्हारी इस जगह का इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे तुम पर शक है कि सिटी जनरल के असेशन में तुम्हारा भी कोई हाथ है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो तियान उसकी बातों को सुनकर मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और फिर तियान मन में ही सोच रहा होता है, अगर मैंने सिटी जनरल को बचाया नहीं होता तो अब तक तो मर चुकी होती। और ये कह रहा है कि उसके असेशन में मेरा हाथ है, क्या चल रहा है आखिर यहाँ पे। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे खुद को शांत करते हुए उस ऑफिसर से बोल रहा होता है, मुझे लगता है आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसका कल्टीवेशन फाउंडेशन की 6th लेवल का है, तो भला सिटी जनरल के असेशन में मेरा कैसे कोई लेना देना हो सकता है।
जब तियान वहाँ पे ये सब उस ऑफिसर से कह रहा होता है तो वो ऑफिसर फिर वहाँ पे तियान के पास आकर उससे बोल रहा होता है, तुम्हें मुझे ये सब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैटर मेरी बातों पे डिपेंड करता है, और अगर मैंने कहा है कि तुमने ये सब किया है तो तुमने ये सब किया है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान को उस असेशन के मैटर के अंदर फंसा रहा होता है। तियान वहाँ पे उस ऑफिसर की बातों को सुनकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी बहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे इधर उधर उस चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उन सब का लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से तियान की पावर्स को वो लोग देख नहीं सकते हैं। और तियान ने भी अभी तक अपना असली ऑरा तो दिखाया नहीं होता है, उसने सिर्फ अपने हाथों में किसी तरह की फ्लेम्स को कास्ट किया होता है, और वहाँ पे वो डेडली ऑरा उन फ्लेम से ही निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सब ऑफिसर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर तियान वहाँ पे अपने उन फ्लेम्स को कास्ट करना बंद कर देता है, और वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों को यहाँ पे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इन्हें यहाँ पे मार देता हूँ तो इन लोगों के बारे में पूछते हुए 6 डिपार्टमेंट के बाकी और लोग भी यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए आ जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों को मारने की आइडिया को गिव अप कर देता है। तियान के उन फ्लेम्स को हटाने के बाद वहाँ से वो डेडली ऑरा चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो आसपास देख रहे होते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उन्हें वो डेडली ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही को याद करते हुए मन में सोच रहा होता है, मेरी वाइफ को इस सिटी के अंदर रहना अच्छा लगता है, तो सिर्फ उसके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को मुझे सहन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं इन लोगों को कुछ पैसे दे देता हूँ तो ये लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर तियान वहाँ पे उस ऑफिसर से बोल रहा होता है जो कि वहाँ पे अभी भी उस डेडली ऑरा की वजह से डरा हुआ होता है। फिर वहाँ पे तियान उसको समझाते हुए उससे बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, और आज तो मैं अभी आया हूँ और मैंने अभी तक अपनी शॉप को ओपन भी नहीं किया है, इसलिए मेरे पास इस वक्त कोई मनी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ देर रुकते हो तो मैं घर जाकर आपके लिए उन पैसों को ले आता हूँ, जिससे आपका यहाँ पे आने का कीमती टाइम बर्बाद ना हो। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर तियान के ऊपर भड़क जाता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हारे पास इस वक्त ज़रा भी मनी नहीं है और तुम यहाँ पे पैसे लाने के बहाने यहाँ से भागना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है हम जैसे ऑफिसर क्या फ्री बैठे रहते हैं जो तुम्हारे लिए हम यहाँ पे रुक कर तुम्हारा इंतजार करेंगे? और वैसे भी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी शॉपें हैं जिनको मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मेरे लिए एकदम बेकार है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान के शॉप के कुछ सामान को तोड़ते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम्हारा यहाँ पे रुक कर इंतजार करने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करना। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर तियान की शॉप के कुछ सामान को तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे अपने गुस्से को काबू करते हुए उस ऑफिसर से बोल रहा होता है, आप ज़रा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, आपको ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो ऑफिसर वहाँ पे चिल्लाते हुए उसके बाकी साथियों से बोल रहा होता है, तुम लोग वहाँ पे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी कोई आओ और इसे पकड़ो यहाँ पे, और अभी मेरे आंखों के सामने इसे ले जाकर 6 डिपार्टमेंट की प्रिज्म में डाल दो। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर जब वहाँ पे 6 डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स को तियान को पकड़ने का ऑर्डर देता है, तो वो लोग आगे तुरंत ही तियान को वहाँ पे पकड़ लेते हैं। तियान को पकड़ने के बाद जब वो लोग वहाँ पे उसके हाथ बांध रहे होते हैं, तब तियान वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, सिर्फ वाइफ के लिए मैं ये सब सहन कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे वो ऑफिसर जब तियान को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, तब तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, चलो देखते हैं तुम लोग मुझे अभी ये कब तक परेशान करते हो और तुम्हारी इन हरकतों को मैं कब तक सहन कर पाता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मेरी सहने की लिमिट खत्म हुई तो मैं तुम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। पहले मैंने सिर्फ तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे गुस्से में उन लोगों के साथ जा रहा होता है। फिर तियान वहाँ से जाते हुए उस ऑफिसर को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, जब तुम अपने सभी लोगों के साथ हेल से गुजरोगे तब मैं तुम्हें वहाँ पे उसकी आग में बहुत बुरी तरह से जलाऊंगा, और जब हेल के 8वें लेवल को पार करके जब तुम्हारे रिकार्नेशन का टाइम आएगा तब मैं तुम्हें पिक की लाइफ में रिकार्नेट करवाऊंगा, ताकि तुम अपनी असली जगह पा सको। और ऐसा सोचते हुए जब तियान वहाँ से जा रहा होता है तो वो ऑफिसर वहाँ पे उसके सबॉर्डिनेट से बोल रहा होता है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और 6 डिपार्टमेंट में उनसे पैसे लाने के लिए कह देना, ताकि वो लोग आकर इसे वहाँ से छुड़ा ले जाएँ। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान को देखते हुए सोच रहा होता है, अगर इसे कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया तो इसे एक असेशन के तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फिर भी इसके मरने के बाद हमें हमारे बॉस से रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और ऐसा कहते हुए ऑफिसर वहाँ पे उसके साथियों के साथ हंस रहा होता है। फिर हमें तियान के घर का सीन दिखा रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे इस वक्त कपड़े सुखा रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, घर का काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं। फिर वो वहाँ पे तियान के कपड़ों को हाथ में ले लेती हैं और उन्हें देखते हुए स्माइल कर रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे पागलों की तरह तियान के कपड़ों को अपने फेस से रब करते हुए बोल रही होती है, एक बार मैं अपने हस्बैंड की स्मेल को फील कर लूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम को जल्दी ख़त्म कर लूँगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अभी भी तियान के कपड़ों को खुद के फेस से रब कर रही होती हैं। फिर वहाँ पे तियान के घर का मेन डोर से नोक नोक की आवाज़ आ रही होती है, जिसको सुनने के बाद यही वहाँ पे उस ओर देखने लग जाती है। फिर वहाँ पे जब मेन डोर से बार बार नोक नोक की आवाज़ आ रही होती है, तो यही वहाँ पे तियान के कपड़ों को हैंग करने के बाद वहाँ पे मेन डोर की तरफ जाने लग जाती है। फिर यही वहाँ पे जब जाकर मेन डोर को ओपन करती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर खड़े होते हैं, जिनको देखकर वो बोल रही होती हैं, आप लोग कौन हो और आप यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो? फिर वो सब ऑफिसर वहाँ पे यही से बोल रहे होते हैं, क्या ये तियान होंग का घर है?
उन ऑफिसर की बातों को सुनकर यही वहाँ पे उन्हें हाँ बोलते हुए उनसे वहाँ पे आने की वजह पूछ रही होती है। तो वो ऑफिसर वहाँ पे यही की तरफ एक रिपोर्ट ऑर्डर को बढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं, हमें शक है कि तियान हो का जनरल के असिस्टेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए उसे इस वक्त 6 डिपार्टमेंट की प्रिजन में लॉक कर दिया गया है। अगर तुम चाहती हो कि वो वहाँ से फ्री हो जाए तो तुम उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे पैसे लेकर आ जाना। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे उस सील को दिखाते हुए यही को तियान के बारे में बता रहा होता है। जब यही वहाँ पे उन सब बातों को सुनती है तो वो समझ जाती है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। फिर हम वहाँ पे उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही की तरफ उस ऑर्डर को फेंकते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और यही से बोल रहे होते हैं, अगर तुम जरा भी लेट होती हो तो उसके साथ क्या होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ से जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, अभी और कितनी जगह इन ऑर्डर्स को पहुँचाना बाकी रह गया है। उन लोगों के जाने के बाद यही वहाँ पे उन लोगों को देख रही होती है और मन में सोच रही होती है, तो क्या हस्बैंड इस वक्त 6 डिपार्टमेंट में है। फिर यही वहाँ पे अपने सामने पड़े हुए उस ऑर्डर को देखते हुए सोच रही होती है, अब मुझे समझ में आया इस सिटी में क्राइम रेट्स इतने हाई क्यों हैं। क्राइम रेट्स यहाँ पे कम कैसे होंगे जब यहाँ पे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही कोई नहीं है। फिर यही वहाँ पे उस ऑर्डर को उठाते हुए सोच रही होती है, 6 डिपार्टमेंट का काम है लोगों को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देना और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना, लेकिन लगता है अब 6 डिपार्टमेंट के लोग ब्लैक मनी कलेक्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। फिर यही वहाँ पे गुस्से में उस ऑर्डर को जलाते हुए सोच रही होती है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को कोर्ट तक लेके गए और उसे कैप्चर करके जेल में डाल दिया है। फिर यही वहाँ पे उस ऑर्डर को पूरी तरह से जला देती है और मन में सोच रही होती है, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इस तरह परेशान करने की। फिर यही वहाँ पे तुरंत ही उसके घर के अंदर आ जाती है और उसने घर के अंदर जितनी भी मनी सेव करके रखी होती है उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे उसके रूम में ढूंढते हुए एक बॉक्स को देखती हैं जिसके अंदर उसने अपनी सारी मनी सेव करके रखी है। उसको देखते हुए यही वहाँ पे सोच रही होती है, लगता है इतना काफ़ी होगा हस्बैंड को छुड़ाने के लिए। फिर यही वहाँ पे उस बॉक्स को साइड में रख देती है और फिर वहाँ पे वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक वॉइस मैसेज लिख रही होती है जिसको वो अपनी एनर्जी की मदद से मीलों दूर तक भेज सकती है। और जब यही उस मैसेज को पूरा कर देती है तब उसके हाथ में लाइट कलर का एक ऑर्ब बन जाता है और उस ऑर्ब को देखते हुए यही बोल रही होती हैं, अब तुम जल्दी जाओ। फिर हम देखते हैं तो वो ऑर्ब एक चिड़िया के रूप में बदल जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं तो यही कि वो मैसेज बर्ड बहुत ही तेज़ी से यही के पैलेस की तरफ जा रही होती हैं। फिर हमें 6 डिपार्टमेंट की प्रिज्म को दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पे वो ऑफिसर्स जेल की रोड को लॉक करते हैं, तियान वहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है, तुम लोगों से गलती हुई है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। जब तियान वहाँ पे इस तरह चिल्ला रहा होता है तभी उसकी सेल से एक बंदा आकर उसी की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, ऑफिसर आप लोगों से गलती हो रही है, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो मैं दुश्मनों से कम्युनिकेट करने के लिए किसी को लेटर कैसे लिख सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बंदा तियान की तरह सेल से सर बाहर निकाल कर चिल्ला रहा होता है। उस बंदे को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर तियान उसको हैरानी से देख रहा होता है। तभी उसकी दूसरी तरफ से भी एक बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है और वो बंदा वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे मैं तो अंधा हूँ और बिना आंखों के मैं लड़कियों के बाथरूम में कैसे झांक सकता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा कहते हुए वो बंदा जब चिल्ला रहा होता है तो तियान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है। जब तियान वहाँ पे उन दोनों बंदों की बकवास सुन रहा होता है तब वहाँ पे उस सेल में बैठा एक और बंदा चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है, और रोते हुए वो बंदा बोल रहा होता है, मेरे पैर तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से टूट गए थे, तो मैं किसी ऑफिसर के घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे रोते हुए चिल्ला रहा होता है। तियान वहाँ पे उस सेल के अंदर उन दिनों लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, क्या 6 डिपार्टमेंट पूरी तरह से पागल हो गया है क्या, जो यहाँ पर उन लोगों ने नॉर्मल सिटीजन्स को ऐसी सज़ा के लिए अंदर कर रखा है जो कि शायद वो कभी कर नहीं पाएंगे। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब तियान के पास वहाँ पे वही ऑफिसर आता है जिसने तियान को यहाँ पे जेल में बंद करवाया है। वो ऑफिसर तियान से बोल रहा होता है, तुम अपनी आंखों से देख लो, जो मुझे पे नहीं करेगा उसकी हालत यही होगी। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे तियान को देखते हुए उससे बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी फैमिली जल्द ही मेरे पास 100 सिल्वर टेल नहीं लेकर आती है तो तुम्हारी हालत भी इन्हीं की तरह होगी और तुम भी यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भूल जाना। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ पे तियान को घूर रहा होता है। तो ऑफिसर की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे अपने गुस्से को काबू करते हुए बोल रहा होता है, आप फिक्र मत करो, मेरी वाइफ जल्द ही पैसे लेकर यहाँ पे आती होगी। तो तियान की बातों को सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे अपने बाकी साथियों से बोल रहा होता है, ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, चलो ये भी अच्छा है, जब इसे छुड़ाने के लिए कोई हमें यहाँ पे पैसे देने के लिए आएगा तो कम से कम आज के लिए तो हमारा खर्चा हो जाएगा और फिर हम हमारी हसीनाओं के लिए कुछ रोजेस और ड्रिंक्स खरीद सकते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे उन पैसों को उड़ाने के बारे में सोच रहा होता है। तियान जब वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है तो वो मन में सोच रहा होता है, ये यहाँ पे सिटीजन्स को परेशान करके अपने मजे के बारे में सोच रहे हो, जरा एक मिनट रुको, मेरी वाइफ मेरे बारे में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, अगर मेरी वाइफ को ये सब पता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, वो इस सब खुद को कैसे संभाल रही होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उनके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे गुस्से में ही मन में बोल रहा होता है, तुम लोगों की वजह से मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा वरी हो रही है मेरे लिए, एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ से चले जाऊँ, फिर यही पैसा तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वहाँ पे उस प्रिज्म के गेट से उन ऑफिसर्स को एक ऑफिसर इन्फॉर्म कर रहा होता है और बोल रहा होता है, इस लड़के की वाइफ यहाँ पे पैसे जमा करने आई है। और वहाँ पे ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर यही को वहाँ पे अंदर भेजने के लिए पूछ रहा होता है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर वहाँ पे उसे अंदर आने के लिए कह देता है।
तो तियान वहाँ पे उस गेट की तरफ देखने लग जाता है, तो देखता है तो यही वहाँ से अंदर आ रही होती है और यही वहाँ पे उस प्रिज्म के अंदर आते ही वहाँ पे तियान को ढूंढने लग जाती है। तो तियान वहाँ पे उसको देखकर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे हूँ वाइफ में यहाँ पे हूँ, हस्बैंड ठीक है, तो तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को हाई कर रहा होता है। जब वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देख रहा होता है तो वहाँ पे वो उसके फिगर को घूरने लग जाता है और फिर वो तियान से बोल रहा होता है, लड़की तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, साले ऐसी बीवी मिली कहाँ से देखो। फिर वो ऑफिसर तियान को देखते उससे बोल रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो सच में बहुत ही ज़्यादा मजे करता होगा। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर तियान का वहाँ पे पूरी तरह से मूड बिगड़ जाता है और मन में वो सोच रहा होता है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी अपनी हद पार कर रहा है। और फिर तियान वहाँ पे मन में कुछ तरीके सोचने लग जाता है जिससे वो यही को पता लगे बिना इसे मार दे। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं, जब यही वहाँ पे उस ऑफिसर के पास में आती है तो यही वहाँ पे अपनी जितनी भी सेविंग मनी होती है उसको उस ऑफिसर को देते हुए बोल रही होती है, अब तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस बॉक्स को उससे ऑफिसर की तरफ बढ़ा रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है, इस तरह के कमीने इस सिक्स डिपार्टमेंट में है, तभी तो हमारी सेंफेक डायनेस्टी इतनी ज़्यादा मुसीबत में है और यहाँ पे इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। ये लोग मेरी सेंफेक डायनेस्टी के ऊपर एक कलंक है, इन्हें मुझे साफ करना ही होगा, लेकिन इस एक को खत्म करने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मुझे इसकी तरह बाकी सबको ढूंढना होगा और उन्हें एक साथ इस सिटी से खत्म करना होगा। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अभी भी उस ऑफिसर को देख रही होती है और वो जिस बॉक्स को उस ऑफिसर को दे रही होती है उसे भी उसने लगभग गुस्से में तोड़ दिया होता है। फिर हम वहाँ पे उस ऑफिसर के हाथों को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के हाथों से उस बॉक्स को लेने की बजाय यही के हाथों को छूने लग जाता है। और फिर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से यही के हाथों को छू रहा होता है, जिसको देखकर यही वहाँ पे हैरान होती है। फिर यही वहाँ पे चिल्लाते हुए तुरंत ही दूर हट जाती है, उसको बोल रही होती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे यही से बोल रहा होता है कि अचानक मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि तुम्हारे हस्बैंड का इस मैटर से बहुत ज़्यादा लेना देना है और मुझे जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड ने एनिमीज़ के साथ मिलकर ये सब काम किया है, तो अब सिर्फ 100 टेल उसे छुड़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देख रहा होता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लड़की है, लेकिन इसने इस पावरलेस वेस्ट के साथ शादी की है, मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे अभी भी यही को घूर रहा होता है। फिर यही वहाँ पे उस ऑफिसर से बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ऑफिसर वहाँ पे फिर यही को गंदी निगाहों से घूरते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे साथ चलकर मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाती हो तो शायद मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे अभी भी यही को गलत नज़रों से घूर रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस ऑफिसर की बातों से इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है कि वो लगभग अब उस जेल की सलाखों को तोड़ने ही वाला होता है। फिर हमें वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर्स के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रही होती है, तुम इतने ज़्यादा लोलेस कैसे हो सकते हो, तुम अपनी पावर और अपनी पोजीशन का अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे बॉस तुम्हें इसके लिए सजा दे सकते हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उनकी तरफ पॉइंट कर रही होती है। यही की बातों को सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे हंसते हुए उसका मजाक बनाते हुए उससे बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ हमें लगता है ना, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे यही की बातों को मजाक बनाते हुए उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो यही वहाँ पे उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनको बोल रही होती हैं, अगर आप तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से तुम्हें सजा मिल सकती है और तुम्हें अब उससे डर लग रहा है तो तुम अब मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी उनको घूर रही होती है। यही की बातों सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो ऑफिसर बोल रहा होता है, यहाँ का बॉस मेरे अंकल है, तो भला मैं अपने अंकल से इन सब चीज़ों के लिए क्यों डरने लगा। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे हंस रहा होता है और उसके साथ जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ पे हंस रहे होते हैं। उन लोगों की बातों सुनकर वहाँ पे तियान और यही दोनों का माथा फिर चुका होता है और वो दोनों वहाँ पे उनको देखते हुए सोच रहे होते हैं, अब मैं इन्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तियान बोल रहा होता है, मुझ तक तो ठीक था, अब ये मेरी वाइफ को भी परेशान कर रहे हैं, अब चाहे वाइफ के सामने मेरी आइडेंटिटी क्यों ना रिवील हो जाए, इन सब के टुकड़े करने के बाद मैं उसको किसी भी तरह से मना लूंगा। और यही भी वहाँ पे मन में सोच रही होती है, इस दोनों ने पहले मेरे हस्बैंड को परेशान किया और अब ये मुझसे भी इतने घटिया तरीके से पेश आ रहे हैं, अगर अब मेरी आइडेंटिटी रिवील भी होती है तभी मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद अगर मेरे हस्बैंड को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता भी चलता है तो मैं किसी भी तरह से उन्हें मना लूंगी। और ऐसा सोचते हुए यही और तियान वहाँ पे अभी भी गुस्से से उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि अपने हाथों में फ्लेम्स को कास्ट करना शुरू कर देती है और मन में सोच रही होती है, अब ये बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मरेगा, मैं इसे अपने हार्ड बर्निंग फ्लाम से तब तक जलाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से राख ना बन जाए। और ऐसा सोचते हुए यही ने वहाँ पे अपने हाथों में कुछ खतरनाक फ्लेम्स को कास्ट कर लिया होता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी उन ऑफिसर्स को घूरते हुए मन में सोच रहा होता है, आसान मौत तो तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी और इतनी दर्दनाक कि तुम दोबारा कभी जन्म लेने के बारे में नहीं सोचोगे। फिर तियान वहाँ पे धीरे धीरे अपने किसी डीमन के शेप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मैं अपने इस बोन टर्निंग फोर्स से एक बार अगर इसे छू लेता हूँ तो इसकी सारी हड्डियाँ फिर उसी वक्त टूट जाएंगी और इसके शरीर में इसके खून और इसके मीट के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे धीरे धीरे अपनी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस सेल के अंदर किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कि वहाँ पे बोल रहा होता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई है सब कहने की। जब तियान और यही वहाँ पे उस आवाज़ को सुनते हैं तो वहाँ पे वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो और देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे कोई उस प्रिज्म के अंदर एंटर कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, आखिर इस सिक्स डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, तुम लोगों को यहाँ पे सिटी के लॉस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया गया था और तुम यहाँ पे उन सबको तोड़े जा रहे हो, और अगर तुम लोग इस तरह काम करते रहोगे तो इस किंगडम में इस सिक्स डिपार्टमेंट को बनाने की जरूरत ही क्या थी। जब वहाँ पे कोई पर्सन ये सब चिल्ला रहा होता है तब यहाँ पे यही और तियान उस ओर देखने लग जाते हैं और वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी उस ओर देखने लग जाते हैं और हैरानी से उस बंदे को देख रहे होते हैं जो कि उनके ऊपर ये सब चिल्ला रहा होता है। फिर हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी अभी उस प्रिज्म के अंदर एंटर हुआ होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वो बंदा उन ऑफिसर्स की तरफ बढ़ रहा होता है।